हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरॉन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसका हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्टली ये लेक्चर वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और साथ में आपको अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों रखनी है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे वो आपको नोट करते रहना है। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पर हम स्टार्ट करें तो हमारा टॉपिक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमारा टॉपिक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर आगे जो अगला वाला लेक्चर वीडियो था इसके अंदर हमने देखा था हमारे रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, और दूसरा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, और दूसरा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इसके दो टाइप हमने देखे थे आगे, जिसमें एक फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, एक फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल देखा था, और दूसरा हमारा था फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। दूसरा हमारा फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये दोनों मिलके हम बोलते थे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये दोनों को आगे हमने देख लिया था। अब यहाँ पर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये हमारा ऑक्सीजन की वजह से होता है, जिसमें हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट या कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे इसमें ऑक्सीजन ऐड होके या ऑक्सीजन की मदद से जो भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट रहेंगे उसका टोटली ब्रेकडाउन होगा और उसमें से CO2 और वाटर मॉलिक्यूल निकलना। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा? ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। और एनाएरोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था, जिसमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट या तो अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल मिल रहा था या हमारा लैक्टिक एसिड मिल रहा था। तो ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका? तो यहाँ पर आगे हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस होके हमारा जो पायरुविक एसिड मिलता है, ग्लाइकोलिसिस होके यहाँ पर ग्लूकोज रहेगा और ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, और हमको दो पायरुविक एसिड मिले थे, पायरुविक एसिड मिले थे। अब ये दोनों पायरुविक एसिड आगे तीन तरीके से बढ़े थे, जिसमें हमने आगे देखा था एक हमारा फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल और फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, दूसरा हमारा फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। फर्स्टली फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल था, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिला था इथेनॉल। दूसरा हमारा रहेगा फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और तीसरा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन को आगे हमने दो नाम दिए थे। एरोबिक रेस्पिरेशन को आगे हमने और दो नाम दिए थे, तीन नाम दिए थे, जिसमें हम TCA साइकिल बोल सकते हैं, TCA साइकिल बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, और तीसरा क्रेब साइकिल बोल सकते हैं। ये क्यों बोलते हैं इसको हम आगे जानेंगे, बट यहाँ पर इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन को TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल, और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, इस तरीके से हम इसको तीन नाम दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये वाले लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा TCA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पर अब यहाँ पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को समझे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पहले तो ये कहाँ पर होता है, इसकी साइट क्या होती है? इसकी साइट होती है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो स्टेप रहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 स्टेप में होगा, ये 2 स्टेप में होगा। कौन से दो स्टेप रहेंगे? फर्स्टली हमारा जो पायरुविक एसिड रहेगा, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा।
ब्रेक डाउन होगा और इसके साथ साथ हमारे जो NADH2 इसके साथ फॉर्मेशन ऑफ NADH2 या NADH प्लस H+, इसके साथ FADH2 मिलेंगे और ATP मिलेंगे और हमारा जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से CO2 रिलीज होगा, यानी कि CO2 रिलीज होगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला स्टेप रहने वाला है, ये हमारा स्टेप 1 रहने वाला है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा इसके अंदर हमारा जो NADH2 और FADH2 होगा, ये NADH और FADH2 जो रहेगा ये NADH प्लस H+ को हम NADH2 भी बोलेंगे, NADH2 भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारा ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों हमारे कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। इसका ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ETS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, और दूसरा हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसमें हमारा ATP सिंथेसिस होगा। क्या होगा? इसमें हमारा ATP सिंथेसिस होगा। किससे ATP सिंथेसिस होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। जैसे ही हमारा जो पायरुविक एसिड का जो रहेगा इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन, पायरुविक एसिड का या जो भी इसके साइकिल में डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होंगे, इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो गए। अब ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन चिपक जाएगा हमारे NADH से। यहाँ पर एक हमारा कंपाउंड रहेगा जो आपने आगे देखा है NAD क्या है? NAD हमारा एक टाइप का डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो इसके साथ हमारा ये हाइड्रोजन है, ये जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये हमारा NADH2 जो रहेगा ये हाइड्रोजन को आगे ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की ओर, इसको जाने देगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के बाद यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रॉन आया जब हमारा ये ब्रेकडाउन हुआ था, तो ब्रेकडाउन के दौरान हमारा जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन NADH2 इसको ट्रांसफर करके ETS की ओर ले जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान हमारे ATP सिंथेसिस यहाँ पर होंगे, ATP सिंथेसिस हमारे होंगे, और ATP सिंथेसिस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ओनली हमारे जो ये स्टेप 1 है, जिसमें हमारा पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन ऑफ NADH2, FADH2, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर ये 2 स्टेप में हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो रहेगा। इसको हम फर्स्ट, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारा पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है और CO2 कौन से स्टेप में रिलीज होता है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और इसमें इसको हम बोलेंगे, ये हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हमने नाम दिया था जैसे कि हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल, दूसरा हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक यानी कि TCA साइकिल, जिसको हम बोलेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोलेंगे। और तीसरा हमारा क्रेब्स साइकिल नाम था। तो ये हमारा स्टेप 1 का नाम है। ओके, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है 2 स्टेप में होता है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो हमने आगे वाले लेक्चर में देखा था, हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसके साथ में हमको 2 और चीजें मिलेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और इसके साथ 2 और चीजें हमको मिल रही थी, जिसमें एक हमारा NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में, और दूसरा यहाँ पर हमको मिलेगा हमारा
एडीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में, यानी कि यहाँ पर दो हमारे एटीपी मिलेंगे, दो एडीपी में से दो एटीपी मिलेंगे और दो एनएडी में से दो NADH2 हमको मिलेंगे। ये आपको ग्लाइकोलिसिस के दौरान मिलने वाले हैं। अब हमारा ये जो पायरुविक एसिड रहेगा, ये पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड ट्रांसफर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक सेल का ऑर्गेनेल है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हमारा एटीपी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहां पर हमारा एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी यहाँ पर बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। एटीपी क्या है? एटीपी हमारा सेल का करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। क्या है? एनर्जी करेंसी है, इससे एनर्जी मिलेगी। तो हमारा इसको इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। सो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक सेल है, सेल के अंदर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा साइटोसोल प्रेजेंट रहेगा। साइटोसोल और ऑर्गेनेल दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये हमारा साइटोसोल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये हम बात करें तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हम देखें तो ये हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन रहेगी, एक हमारा आउटर मेम्ब्रेन रहेगा और दूसरा हमारा इनर मेम्ब्रेन रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा ब्लैक आउटर मेम्ब्रेन है और ग्रीन हमारा इनर मेम्ब्रेन है। बट इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे फोल्डिंग में रहेगा। इनर मेम्ब्रेन को हम देखेंगे तो ये बहुत सारे फोल्डिंग्स में रहेगा। ये इस तरीके से बहुत सारे फोल्डिंग में रहेगा, इसको हम दिखा देते हैं। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड ये हमारा पूरा ऑर्गेनेल क्या है? ऑर्गेनेल हम इसको बोलते हैं, ये हमारा पूरा ऑर्गेनेल, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के दो लेयर, एक हमारा आउटर लेयर, दूसरा हमारा इनर लेयर। इनर लेयर के इनसाइड, इनर लेयर जो रहेगा इसको हम दिखा देते हैं। इनर लेयर प्रेजेंट इन मैनी फोल्डिंग, इनर लेयर प्रेजेंट इन मैनी फोल्डिंग, जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टी, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक क्रिस्टी हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये हमारा एक क्रिस्टी हो गया। ये क्या है? ये हमारा एक क्रिस्टी है। ऐसे फोल्डिंग में जो यहाँ पर इनसाइड जो फोल्डिंग रहता है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल देखने को मिलेंगे। क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल देखने को मिलेंगे। मशरूम शेप में हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर F1 एंड F0 पार्टिकल रहेंगे। F0 जो पार्टिकल रहेंगे ये हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा और F1 पार्टिकल बाहर की साइड रहेगा। तो ये हमारा F1 पार्टिकल, तो ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि कहाँ पर रहते हैं? क्रिस्टी के ऊपर रहते हैं। ये आपको समझना है। F1 पार्टिकल, सॉरी, हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो रहते हैं, जिसमें हमारा F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, ये हमारे क्रिस्टी के ऊपर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजोम्स रहेंगे। ऑक्सीजोम्स क्या है? तो ये हमारे, जब हमारा ये एटीपी सिंथेसिस होगा तो एटीपी सिंथेसिस के दौरान हमारे एंजाइम्स है, ऑक्सीजोम्स हमारे ऐसे एंजाइम्स है जो कि हमारे ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। हमारे ईटीएस जो रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम रहेगा इसमें, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये हेल्प करेंगे। इसके बिना हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट, पायरुविक
एसिड में कन्वर्ट होगा, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होगा। ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस रहेगा ये हमारे साइटोप्लाज्म में रहेगा, ये आप साइटोसोल भी बोल सकते हो। बट इसके बाद जो पायरुविक एसिड बने हैं हमारे, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने हैं, ये आगे, ये पायरुविक एसिड है, ये आगे चला जाएगा, ये ट्रांसफर होगा हमारे सेल के मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारा सेल का जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारा जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स जो कि हमारे सेल के इनर साइड में प्रेजेंट है। मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो ये आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। मैट्रिक्स के अंदर हमारे एंजाइम्स रहेंगे, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम बोल सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलर डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, रिबोसोम रहेंगे। तो ये हमारे सारी चीजें कहां पर है, तो हमारे सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये मैट्रिक्स में हमारा जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जब मैट्रिक्स में ट्रांसफर होता है तब यहाँ पर ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, मैट्रिक्स में जब पायरुविक एसिड ट्रांसफर होता है तो पायरुविक एसिड का यहाँ पर होगा ब्रेकडाउन, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि इसका टोटल ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं, इसका टोटल ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें से CO2 हम रिलीज करेंगे, इसका टोटल ऑक्सीडेशन करके इसमें से CO2 हम निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी चीजें हमने ओवरव्यू में समझ ली। इसके बाद हम हमारा पूरा जो साइकिल है इसको समझते हैं। जैसे कि आप समझो, जैसे हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड चला जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही पायरुविक एसिड जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड ट्रांसफर इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हमारा जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारा जो स्पेस प्रेजेंट है, जो कि सेमी फ्लूइड रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर हमने सारी चीजें कौन सी चीजें होती है ये हमने आगे जान लिया है। हमारे कई सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम रहेंगे, इसके अलावा हमारे सर्कुलर डीएनए रहेगा, इसके अलावा आरएनए रहेगा, रिबोसोम्स रहेंगे। ये सारी चीजें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर रहती है। अब यहाँ पर पायरुविक एसिड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये ट्रांसफर होता है, कहां से ट्रांसफर होता है, तो हमारे जो सेल के साइटोप्लाज्म में से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर होता है। तब हमारा पायरुविक एसिड, तब यहाँ पर हमारा पायरुविक एसिड पहले इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो इसमें से एक CO2 निकलेगा, और इसके साथ साथ इसका डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, जिसमें हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो इसमें हमारे हाइड्रोजन रिलीज होंगे, इसमें हमारे 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन को जो हमारा NAD रहेगा, NAD हमारा एक टाइप का डाइन्यूक्लियोटाइड, जो आपको पता है NAD को हम कोएंजाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम कोएंजाइम भी बोल सकते हैं। तो ये कोएंजाइम NAD इसको एक्सेप्ट कर लेगा, किसको, तो हमारे 2 हाइड्रोजन जो रिलीज हुए हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये बना लेगा NADH2, ये बना लेगा NADH2। ये आपको समझना है। इसके बाद ये पायरुविक एसिड, इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें 2 प्रोसेस हुए, एक डीकार्बोक्सिलेशन हुआ जिसमें हमारा CO2 निकल गया और 2 यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि ये हमारा डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये कोएंजाइम ए क्या है। तो यहाँ पर एक दूसरा कोएंजाइम, ये हमारा NAD तो कोएंजाइम है ही, इसके साथ यहाँ पर दूसरा हमारा एक दूसरा कोएंजाइम जिसको कोएंजाइम ए बोलते हैं। तो ये कोएंजाइम ए इसके साथ जुड़ेगा,
किसके साथ? तो यहाँ पर जब पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, इसके बाद कोएंजाइम ए हमारा पायरुविक एसिड के साथ जुड़ता है और जो बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन थे? तो आपको पता है पायरुविक एसिड के पास हमारे 3 कार्बन होते हैं। तो ये इसमें से एक CO2 निकल गया, यानी कि एक कार्बन निकल गया, तो ये इसमें 2 कार्बन बच गए, यानी कि हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके पास 2 कार्बन होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम साइक्लिक जो प्रोसेस रहती है, जिसको हम TCA साइकिल बोलेंगे, इसके अंदर ऐड होगा। साइक्लिक प्रोसेस रहती है, इसके अंदर ऐड होगा। इसमें फर्स्टली हमारा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहेगा। ये हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसके अंदर ये एंटर होगा, सॉरी इसके साथ ये जुड़ेगा और जुड़ के ये बना लेगा साइट्रिक एसिड। इसके पास 2 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन वाला हमारा साइट्रिक एसिड बना लेगा, साइट्रिक एसिड बना लेगा, साइट्रिक एसिड बना लेगा, जिसके पास कितने कार्बन रहेंगे? 6 कार्बन, जिसके पास 6 कार्बन रहेंगे। अब ये साइट्रिक एसिड जब बनेगा, ये दोनों एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों जुड़ेंगे, तो यहाँ पर एक हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा H2O का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है। क्या होता है? H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होता है और ये ऐड होगा तो ये साइट्रिक एसिड बना लेगा और हमारा जो कोएंजाइम था, कोएंजाइम यहाँ से निकल जाएगा, कोएंजाइम यहाँ से निकल जाएगा और ये कोएंजाइम फिर से यहाँ पर हमारा ये जो पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, तब ये प्रोसेस में फिर से ये यूज होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया? तो हमारा बन गया साइट्रिक एसिड, ये हमारा साइट्रिक एसिड बन गया। अब साइट्रिक एसिड के पास 6 कार्बन है और इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, यानी कि एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये बना लेगा सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। ये हमारा, ये भी 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, ये भी हमारा 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, तो ये सिस एकोनिटिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? सिस एकोनिटिक एसिड बना लेगा। अब यहाँ पर इसको हम वाटर मॉलिक्यूल जो निकलता है, इसको हम H2 इस तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ पर जो ऐड होता है, इसको भी हम ग्रीन पेन से दिखा देते हैं, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड बन गया। सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर फिर से यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, फिर से यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेशन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर, आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर। इसके अंदर फिर से रीअरेंजमेंट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर और इसमें फिर से हमारा एक H2O का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, H2O का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा, तो ये बना लेगा आइसोसाइट्रिक एसिड। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तब यहाँ पर एक हमारा प्रोसेस होने वाला है जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे और इसमें से हमारे जो हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होंगे और इसको एक्सेप्ट करेगा NAD, तो ये बना लेगा NADH2। ये हमारा बन गया NADH2। एक हमारा यहाँ पर NADH2 बना था, इसको हम रेड पेन से दिखाए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए थे और यहाँ पर NAD इसको एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा NADH2। तो यहाँ पर हमारा ये पहला NADH2 बना, ये हमारा दूसरा NADH2 बना, बट ये जो साइकिल है, साइकिल के अंदर हमारा ये पहला वाला NADH2 बना है, साइकिल के अंदर हमारा पहला वाला NADH2 बना है, बट हमारा जो पूरा पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें हमारा ये दूसरा NADH2 है। ओके, आपको ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, इसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल निकालेगा, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल इसमें से
निकलेगा, एक CO2 मॉलिक्यूल इसमें से निकाल देगा। और यहाँ तक हमारा आइसोसाइट्रिक एसिड ये भी 6 कार्बन वाला था, ये भी 6 कार्बन वाला था, बट यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड हमारा 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, ये एक यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी और ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगी। एक तो पहले इसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा, CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ये CO2 मॉलिक्यूल को हम ब्लू पेन से दिखाते हैं, तो ये हमारा एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पर एक हमारा 2 हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, तो यहाँ पर हमारा जो NAD रहेगा, फिर से हमारा जो NAD रहेगा, NAD इसको एक्सेप्ट कर लेगा। 2 हाइड्रोजन को हम रेड पेन से दिखाते हैं, ये सारे जो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन को NAD एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा NADH2। ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा NADH2। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी 2 प्रोसेस हुई, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ, तीसरा यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है जिसमें हमारा GDP रहेगा। GDP क्या है? GDP ये वाला GDP नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला GDP नहीं है, ये हमारा GDP ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट है। तो ये GDP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। हमारा ये GDP, यहाँ पर हमारा जो GDP रहेगा जिसको हम ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, ये भी हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है और ये बना लेगा GTP। ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा GTP यानी कि ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट है तो ये ट्राइफॉस्फेट है। अब ये हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा सबस्ट्रेट लेवल पे हो रहा है, ये हमारा जो प्रोसेस है ये सबस्ट्रेट लेवल पे हो रहा है, ये प्रोसेस को हम सबस्ट्रेट लेवल प्रोसेस बोलेंगे। अब ये तुरंत हमारा जो GTP बना है, GTP में से जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें से तुरंत रिलीज हो जाएगा और इसमें यहाँ पर हमारा एक ADP रहेगा जिसको हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। और ये ADP GTP के ऊपर से जो फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर चला जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर चला जाएगा और ये बना लेगा ATP, ये बना लेगा ATP यानी कि एंड प्रोडक्ट हमारा ATP मिलता है। GDP में से GTP मिलता है बट ये तुरंत इसका जो फॉस्फेट ग्रुप ये ADP को दे देता है और ADP में से ATP बना लेता है। तो यहाँ पर एक हमारा हम ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पर हमारा लास्ट में एक ATP बना है, यहाँ पर हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने के दौरान यहाँ पर हमारा एक ATP बना है, एक NADH2 बना है और एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो सक्सिनिक एसिड रहेगा इसके अंदर कितने कार्बन नंबर रहेंगे? इसके अंदर 4 कार्बन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन भी तो हो रहा था, तो यहाँ पर हमारे 4 कार्बन रहेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो सक्सिनिक एसिड जो रहेगा ये फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। फ्यूमेरिक एसिड हमारा ये फ्यूमेरिक एसिड है। जब ये फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर हमारा एक दूसरा प्रोसेस होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन फिर से यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं बट ये 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने वाला है NAD अब नहीं रहेगा। यहाँ पर ये वाले स्टेप में NAD इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा एक दूसरा कोएंजाइम रहेगा जिसको हम FAD बोलेंगे, और ये FAD 2 हाइड्रोजन को
एक्सेप्ट करके बना लेगा FADH2, FADH2 बना लेगा। क्या बना लेगा? FADH2। यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आगे हो गई। अब ये फ्यूमेरिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड भी यहाँ पर हमारा 4 कार्बन वाला, फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर, और यहाँ पर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है। फिर से हमारा यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। यहाँ पर एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। यहाँ पर टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड हो रहे हैं? तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले स्टेप में देखें तो यहाँ पर H2O ऐड हो रहा है, बट यहाँ पर साइट्रिक एसिड के बाद ये फिर से इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि निकल रहा है। बट यहाँ पर cis एकोनिटिक एसिड जब आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। इसके बाद हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर हमारा जो फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है। तो यहाँ पर 2 जगह पर हमारा हाइड्रेशन होता है, जिसमें यह हाइड्रेशन नंबर 1 है और यह हाइड्रेशन नंबर 2 है। तो ये आपको समझना है। इसके बाद मैलिक एसिड आगे फिर से हमारा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहेगा इसके अंदर कन्वर्ट होगा। मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो फिर से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो ये हमारा NAD, फिर से जो NAD हमारा कोएंजाइम रहेगा ये NADH2 बना लेगा, NADH2 बना लेगा। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल हम देखें तो हमारा ये पूरा ये जो साइकिल है इसको हम TCA साइकिल बोलेंगे। ये हमारा जो साइकिल है इसको हम TCA साइकिल बोलेंगे, या साइट्रिक एसिड साइकिल बोलेंगे, और साइट्रिक एसिड साइकिल बोलेंगे, और इसको क्रेब साइकिल बोलेंगे, क्रेब साइकिल बोलेंगे। अब क्यों इसको TCA साइकिल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर साइक्लिक एसिड के अंदर हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड बनने वाला है ये हमारा साइट्रिक एसिड है। कौन सा है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड के आप स्ट्रक्चर में देखो तो साइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में CH2 COOH C, यहाँ पर एक OH ग्रुप रहेगा, और यहाँ पर फिर से COOH, और यहाँ पर CH2 COOH। यहाँ पर आप देखो तो इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पर ऐसे हमारे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो इस वजह से यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये साइकिल है। सो इस वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और साइट्रिक एसिड क्यों बोले? साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे? साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है इसको हम साइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो इस वजह से इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलेंगे। और इसके बाद क्रेब साइकिल क्यों बोलेंगे? इसको क्रेब साइकिल क्यों बोलेंगे? तो इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम है हैंस एडोल्फ क्रेब। हैंस एडोल्फ क्रेब, हैंस एडोल्फ क्रेब। तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल, इसको हम बोलेंगे क्रेब साइकिल। तो ये आपको तीनों नाम क्यों इसके TCA साइकिल बोला जाता है, साइट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है, या क्रेब साइकिल बोला जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इस तरीके से हमारा पायरुविक एसिड का टोटल ब्रेकडाउन, जिसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमारा तीनों कार्बन कंपाउंड कहाँ पर निकले? तो एक हमारा कार्बन कंपाउंड यहाँ पर, इसको हम समझते हैं तीनों हमारे कार्बन कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली हमारा डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो रहा है? तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, फर्स्ट हमारा स्टेप जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम M है, इसमें हमारा एक CO2 माइनस होगा।
एक CO2 रिलीज होगा। दूसरा हमारा जो स्टेप है, दूसरा यहाँ पर हमारा जो स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप हमारा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तब। तो यहाँ पर हमारा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर, तब यहाँ पर हमारा एक CO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा CO2। इसके बाद तीसरा CO2 अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तब। तो यहाँ पर तीसरा हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर, सक्सिनिक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट होगा तब हमारा एक CO2 फिर से यहाँ पर माइनस होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे तीनों CO2 जो कि पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन थे, तो तीनों CO2 हमारे निकल गए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पर हम साइक्लिक एसिड के अंदर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट वाला डिहाइड्रोजिनेशन, ये हमारा दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन और ये हमारा तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन जिसमें हमारा FADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है, और हमारा चौथा डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन। इसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन, इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन कहां पर हो रहा है? तो फर्स्टली यहाँ पर पायरुविक एसिड जब एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है, फर्स्टली पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, तब हमारा एक NADH2 बनता है, NADH2 बनता है। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेप रहेगा जिसमें हमारा जो आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आइसोसाइट्रिक एसिड जब कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, तब यहाँ पर हमारा दूसरा NADH2 बनता है, NADH2 बनता है। तीसरा NADH2 यहाँ पर हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तब। तो तीसरा हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर? तो सक्सिनिक एसिड के अंदर, सक्सिनिक एसिड के अंदर, तब हमारा तीसरा NADH2 बनता है, तीसरा हमारा NADH2 बनता है। इसके बाद चौथा हमारा डिहाइड्रोजिनेशन रहेगा, बट ये चौथा डिहाइड्रोजिनेशन NADH2 नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा FADH2 बनेगा। तो ये बनता है सक्सिनिक एसिड जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, तब हमारा FADH2 बनता है, FADH2 बनता है। तो ये आपको याद कर लेना है, FADH2 बनता है। यहाँ पर सारे हमारे NADH2 बन जाते हैं, बट यहाँ पर जब हमारा सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमारा FADH2 बनता है। इसके अलावा लास्ट हमारा जो फिफ्थ डिहाइड्रोजिनेशन रहेगा, इसमें हमारा जो मैलिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तब, यानी कि मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तब हमारा पांचवा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, पांचवा हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होगा और ये बनेगा NADH2, यानी कि ये हमारा NAD का जो हाइड्रोजिनेशन है ये हमारा चौथा वाला, बट यहाँ पर टोटल हमारा डिहाइड्रोजिनेशन ये फिफ्थ वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 हमारे डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं और यहाँ पर हमारे 3 डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं, ये आपको समझना है। और 2 वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एडिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, एडिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जिसमें हमारा ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं और इसके बाद निकल जा रहे हैं, बट इसके बाद हमारा फर्स्ट वाला जो सिस एकोनिटिक एसिड जब कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर, आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर, तब फर्स्ट वाला होगा।
और दूसरा यहाँ पर हमारा जो फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तब हमारा ये हाइड्रेशन, यहाँ पर ये हमारा एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रेशन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। ये डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का निकलना, हाइड्रेशन यानी कि वाटर का ऐड होना, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ये आपको समझना है। ये पूरी प्रोसेस हमारा TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल इसको हम बोलते हैं, और ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसको हम एक रिएक्शन वाइज लिखे तो जैसे हमारा ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट यहाँ पर आप इस तरीके से समझो, जिसमें हमारा एक पायरुविक एसिड प्लस इसके साथ यहाँ पर जुड़ते हैं हमारे 1, 2, यहाँ पर 3 और 4 हमारे NAD है, 4 हमारे NAD जुड़ते हैं, 4 हमारे NAD जुड़ते हैं, और यहाँ पर एक हमारा FAD जुड़ेगा, यहाँ पर एक हमारा FAD जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक FAD जुड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमको एक ATP मिल रहा है, यानी कि एक ADP जुड़ेगा, प्लस इसके साथ एक ADP जुड़ेगा, और इसके साथ एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप भी तो यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़े, यानी कि ADP प्लस PI, प्लस यहाँ पर 2 हमारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े, 2 हमारे वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ पर ये हमने फर्स्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल और ये हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये पूरा रिएक्शन होने के बाद हमको प्रोडक्ट में मिलता है CO2 के 3 मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ पर हमारे फॉर NADH2 मिलेंगे, या फॉर NADH प्लस फॉर H प्लस, इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन रहेगा। इसको आप कंबाइन करके NADH2 भी बोल सकते हैं, फॉर NADH2 भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हमारा FAD मिलेगा, एक हमारा FADH2 मिलेगा, और यहाँ पर इसके साथ साथ एक हमारा ATP मिलेगा, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, जिसमें 3 CO2 मिलेंगे, फॉर NADH2 मिलेंगे, FADH2 मिलेंगे, और एक ATP मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पूरा प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल बोलेंगे, ये आपको याद कर लेना है। और लास्ट में यहाँ पर एंजाइम बाकी है, तो एंजाइम को आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक डिहाइड्रोजिनेशन पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स रहेगा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स रहेगा, या इसको TPP भी बोल सकते हैं, जो कि थियामिन पायरोफॉस्फेट इसका नाम है। और ये हमारा जो डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों करवाता है। इसके बाद यहाँ पर जब हमारा साइट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तब यहाँ पर हमारा हाइड्रेज एंजाइम रहेगा, जो कि हमारा ये हाइड्रेशन करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारा डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। इसके बाद यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये सारे एंजाइम का आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, यह भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम रहेगा, जो कि ये सारी प्रोसेस करवाएगा। यहाँ पर ATP सिंथेटेज वगैरह भी एंजाइम रहते हैं। इसके अलावा जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड हाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा। ये सारे हमारे एंजाइम रहेंगे, ये आपको समझना है। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये सारे हमारे एंजाइम रहेंगे, तो ये आपको समझना है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको हम बोल सकते हैं, और क्रेब्स साइकिल बोलेंगे, क्योंकि हैंस एडोल्फ क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था या इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से ये हमारा क्रेब साइकिल। तो ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इसको हम देखने वाले हैं। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।